नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। कैप्सूल नंबर 21 है आज हम लोग का, और कह ले तो डे नंबर 21 होगा आज। ठीक है, आज हम लोग पूरा का पूरा रिवर सिस्टम ख़त्म कर लेंगे। कल हमने आपका सिंधु और ब्रह्मपुत्र ख़त्म किया है, और आज हम लोग गंगा नदी, और गंगा नदी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट आपके दक्षिण भारत में जो बहने वाली नदियाँ, काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर लेंगे। मतलब हम लोग पूरा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया की ख़त्म कर रहे होंगे। फिर हम लोग जो है उसके बाद ज्योग्राफी में आपके जितने पर्वत हैं, माउंटेन, हालांकि इसको ही हमें स्टार्ट करना चाहिए था पर कोई नहीं, पर्वत ख़त्म करेंगे, जितने दर्रा होगा पासेस कवर करेंगे, फिर जितने झील है और जितनी नदी घाटी परियोजना है, ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन। और उधर हमने नेबरिंग कंट्री पूरा कर लिया है, जो डिग्री है, कौन सी चैनल है, वो ज्वालामुखी वगैरह पॉइंट वगैरह हमने सब कुछ देख लिया था। तो एक बड़ा भाग हम लोग ज्योग्राफी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपने अभी तक पूरा का पूरा कैप्सूल अगर आप 20 तक की चीज़ें कवर नहीं किया तो बहुत कुछ आपने मिस आउट कर लिया। तो एक एक करके आप चीज़ों को कवर करिए। दूसरी मैथ्स की क्लास चल रही है, आज 8 मिनट की ही केवल सर ने वीडियो बनाया है, लेकिन कहा कि सर इस क्लास से एक वीडियो डेफिनेटली जेएसएससी सचिवालय में आपका एक बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल से 4 सवाल बनाए हैं, केवल एक सवाल से ही उन्होंने, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर उसको देख करके जाइएगा। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैथ्स के कंटेंट आपको दी जा रही है। मैं भी सर के साथ पूरा मिल करके हर एक कंटेंट को मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ, और फिर वो उनको भी मैं भी बता रहा हूँ। सर भी मुझे कह रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जेएसएससी की, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो आपको नीड है जेएसएससी सचिवालय के लिए, उस तरह से आपको कंटेंट मिल रही है। तो बशर्ते आपका बस यही होना चाहिए कि चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट इन द सेंस कि शेयर करिए अपने दोस्तों तक कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंटेंट क्वालिटी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। और लाइक करिए दबा करके वीडियो को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की क्लासेस। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपका जो नदी प्रणाली पूरा ख़त्म होगा, लेकिन एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितने सवाल बन सकते हैं रिवर सिस्टम से, उसको देख करके जाइएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उस वीडियो का लिंक टेलीग्राम में भी मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क ना करे तो सर्च करना है फोकस स्टडी विथ अभी, ठीक है, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से जय गुरु। तो चलिए गंगा नदी को हम लोग देखते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट। जितना चीज़ यहाँ आपको दिख रहा है, ये सब चीज़ आपको एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हम आपको कई सारी सिटी का भी नाम याद करवाएंगे कि कौन सी नदी किस सिटी के किनारे, कौन सी सिटी कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये सब चीज़ समझ में आएगा। अभी कुछ भी दिक्कत वाली बात हो रही होगी, फील हो रहा होगा आपको कि, लेकिन एक एक पॉइंट सुनिएगा, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, कल हमने क्या देखा था कि कोई भी नदी का जन्म कैसे होता है। तो एक पर्वत होगी और उसके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा होगा जिसे हम ग्लेशियर कहेंगे। और जब ये ग्लेशियर पिघलेगी तो एक झील का निर्माण करेगी, और इस झील से ही क्या होती है, आपकी नदी की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ भी आपको एक ग्लेशियर का टर्म आएगा, आपका नाम पूछा जाएगा ग्लेशियर। जैसे हमने वहाँ देखा था ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। फिर बोखरचू ग्लेशियर हमने देखा था सिंधु नदी का कैलाश पर्वत में, ठीक है, मानसरोवर झील से। तो उसी प्रकार गंगा नदी में भी आपको देखने को मिलेगा 3 ग्लेशियर, ठीक है। तो देखिए, मेनली कह लिया जाए गंगा नदी का कौन सा ग्लेशियर अगर आपको पूछेगा एग्जाम में, तो आप कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ 3 ग्लेशियर दिखाया गया है। एक है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर, और तीसरा है सतोपंत ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से मेनली आपकी गंगा नदी निकलेगी, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ से जो नदी निकलेगी उसको गंगा नदी नहीं कहेंगे। अब कहाँ पर, किस पॉइंट पर, किन दो नदियों के मिलने के बाद की धारा को हम गंगा नदी कहेंगे, ये सब चीज़ हम आपको बताते हैं। यमुनोत्री से यमुना नदी निकलेगी, और सतोपन से आपकी अलकनंदा नदी निकलेगी। इसमें और भी सारी कई सहायक नदियाँ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इस तरह से अगर आप देख रहे हैं ना, अगर चीज़ें हम जो दे रहे हैं, तो आपकी पीसीएस तक की काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो रही है। ये यकीन मानिए, आप जब बैठेंगे पेपर देने तब आपको समझ में आएगा। मेंस तक की भी चीज़ें आप बना सकते हैं, जितना मैं बोलता हूँ उतना अगर आप लिख रहे हैं तो। देखिए, यहाँ है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकली, हमने उसका नाम दिया है जानवी नदी। ये आपका गोमुख है, यहाँ से टकराते हुए नदी क्रॉस करेगी ये जानवी नदी, और इधर से एक नदी आ रही है भिलांगना नदी। अब एक पॉइंट मैं आपको यूज़ करूँगा प्रयाग, ठीक है। हमेशा ही बोलूँगा जब भी प्रयाग, तो आपको ये समझ में आना चाहिए प्रयाग क्या है, 2 नदियों का संगम स्थान, जहाँ पर 2 नदी आपस में आकर के मिलेगी। इधर से एक नदी आई और इधर से एक नदी आई में, तो ये जो संगम स्थान हुआ इसको हम कहेंगे प्रयाग। तो जब इधर से जानवी नदी आ रही थी,
तो इधर से आपकी भिलांगना नदी आ रही थी। तो जब दो नदियाँ आपस में एक स्थान पर जहाँ मिली, हमने उसे कहा गोविंद प्रयाग, ठीक है, क्योंकि दो नदियों के संगम स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रयाग। लेकिन जहाँ पर जाह्नवी नदी और जहाँ पर भिलांगना नदी मिलेगी, उस प्रयाग का क्या नाम होगा, गोविंद प्रयाग। ठीक, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, देखिए गोविंद प्रयाग तो जेएसएससी में नहीं पूछेगा, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। गोविंद प्रयाग किन दो नदियों का संगम है, तो आपको समझना है जाह्नवी नदी और भिलांगना नदी, ठीक है। कहाँ आपसे कौन सा प्रयाग पूछेगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ से फिर आगे जब नदी निकलेगी, ये जब प्रयाग आप जो देख रहे हैं गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग के बाद जो धारा आगे निकलेगी, ये जो आप धारा जो देख रहे हैं, गोविंद प्रयाग के बाद जो आपको धारा दिख रही है, उस धारा को आप क्या नाम दोगे, भगीरथी नदी, ठीक है। क्या नाम देंगे आप उसको, भगीरथी नदी, ठीक है। अच्छा, एक और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितना भी एरिया आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ना, ये सब एरिया, ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है, यानी कि उत्तराखंड है, ठीक है। ये अभी हम पूरा उत्तराखंड राज्य में बात कर रहे हैं कि गंगा नदी का जो प्रवाह है, क्या नाम जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से प्रयाग है, उस चीज़ को देख रहे हैं। मतलब मेनली ये भी आप रिलेट करके चलिए कि हम गंगा नदी के साथ साथ गंगा नदी का जो हम प्रवाह देख रहे हैं कहाँ पर, तो उत्तराखंड में। क्योंकि देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश होते से हुए फिर बिहार से, और बिहार से होते हुए थोड़ा सा झारखंड में, और फिर आपके वेस्ट बंगाल में इन करती है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से गुजरेगी, कौन कौन से शहर से, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जितनी नदियाँ हैं उन जो जो शहर है वो भी पता करना आपको, क्योंकि उस शहर का नाम देकर के आपसे पूछेगा कि वो किस नदी के किनारे स्थित है। या फिर यहाँ से कोई नदी आकर गंगा से मिली है, देखिए समझिएगा, देखिए ये गंगा नदी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से। तो ये गंगा नदी कहाँ कहाँ से, ये एक उत्तराखंड से, फिर ये आपका देखिए ये उत्तराखंड से, ये उत्तर प्रदेश से, ये बिहार से, ये फिर झारखंड से थोड़ा सा, और फिर ये पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। तो नॉर्मल सी बात है भाई, उत्तराखंड में भी कई सारी नदियाँ बही, इसकी सहायक नदी आएगी, ठीक है। उसी पर उत्तर प्रदेश में भी कई सारी सहायक नदी आएगी। तो पूछा जाएगा कि ये जो सहायक नदी गंगा नदी से मान लेते हैं ये गोमती नदी है, तो गोमती नदी उत्तराखंड गंगा नदी से जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, कौन सा शहर, कानपुर में, वाराणसी में। देखिए इस तरह से आपके सवाल बन सकते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ हम लोग सब समझ लिए, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली, जाह्नवी नदी, ठीक है। और इधर से आपकी कौन सी नदी आई, भिलांगना नदी। ये दोनों नदियों का संगम स्थान को हमने क्या कहा, गोविंद प्रयाग, ठीक है, गोविंद प्रयाग कहा। और यहाँ से फिर जब वो धारा आगे निकली तो हमने उसको क्या नाम दिया, भगीरथी नदी, ठीक है, भगीरथी नदी। अब चलिए सतोपंत ग्लेशियर के पास आइए। देखिए सतोपंत ग्लेशियर को यहाँ पर देखिएगा आराम से, क्योंकि उस फिगर में नहीं बनाया था मैंने। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ हमने दिखाया था गंगोत्री ग्लेशियर। उसके बाद देखिए यहाँ से सतोपंत ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, ध्यान से देखना है भाई सबको। अगर कुछ भी दिक्कत हो आप एकदम कमेंट करेंगे हमें इस बार, और कमेंट में ही मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ से एक नदी निकली है जिसे हमने कहा है विष्णु गंगा, ठीक है। इसमें हमने क्या नाम दिखाया है आपको, विष्णु गंगा। फिर से मैं जूम कर दिया हूँ। देखिए सतोपंत ग्लेशियर से जो नदी निकली है हमने उसे कहा है विष्णु गंगा, और इधर से एक और ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं मिलाम ग्लेशियर, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर से जो नदी निकली है हमने उसका नाम दिया है धौली गंगा नदी। देखिए इधर से धौली गंगा नदी आई और ये आपके विष्णु गंगा नदी से मिलती है। तो जहाँ पर भी इन दो नदियों का संगम होगा, यानी कि विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कितने प्रयाग देख लिए, एक तो गोविंद प्रयाग, जाह्नवी और भिलांगना नदी के संगम को, और इसके बाद जो धारा निकलेगी उसको भगीरथी। फिर हम अभी देख रहे हैं आपके विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम स्थान है, इधर से आई आपकी विष्णु गंगा और इधर से आई आपकी धौली गंगा, ठीक है। अब यहाँ से जो आगे नदी निकलेगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो विष्णु प्रयाग से जब आगे नदी बहेगी तो हम उसको क्या नाम देंगे, अलकनंदा नदी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलकनंदा नदी का जो संगम स्थान, जो अलकनंदा नदी जब निकलेगी, ठीक है, किन दो नदियों का संगम होगा या फिर किस प्रयाग में होगा, तो आप बोलेंगे विष्णु प्रयाग, या फिर बोलोगे विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, तो विष्णु गंगा और धौली गंगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा प्रयाग आएगा, एक नंद प्रयाग, फिर आपको मिलेगा कर्ण प्रयाग और फिर मिलेगा रुद्र प्रयाग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में जो पूछेगा देव प्रयाग, जेएसएससी के लिए बस। लेकिन यहाँ समझ के चलते हैं। देखिए यहाँ आगे आपका क्या, विष्णु गंगा, धौली गंगा, जो आपका किस प्रयाग का निर्माण किया है, तो विष्णु प्रयाग का। तो यहाँ से फिर जब धारा आगे निकली तो हम इसको क्या नाम दिए, अलकनंदा, ठीक है, समझिएगा। अलकनंदा जब आगे बढ़ रही है तो इधर से ही एक नदी आ रही है जिसको हमने कहा नंदाकिनी नदी,
और ये जब अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का जब संगम हुआ तो उस प्रयाग को हमने क्या कहा, नंदा प्रयाग। फिर आगे इस धारा को भी हमने अलकनंदा नदी ही कहा। इधर से अलकनंदा आई और इधर से पिंडारी नदी आई। जब इन दो नदियों का संगम हुआ तो हमने इसे क्या नाम दिया, कर्ण प्रयाग दिया। आगे फिर आगे यहाँ से जब नदी निकली है, इस नदी को अभी भी हम क्या कह रहे हैं, अलकनंदा ही कह रहे हैं, ठीक है। इधर से आई अलकनंदा और इसके बाएं साइड से, ठीक सॉरी दाएं साइड से जो नदी निकली है मंदाकिनी नदी आई है, ठीक है। मंदाकिनी नदी का जब संगम हुआ किसके साथ, ये आपकी कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा। तो उस प्रयाग को हमने क्या कहा, रुद्र प्रयाग कहा, ठीक है। फिर से मैं अभी रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन एक सवाल आपसे पूछेगा जो केदारनाथ स्थित है किस नदी के किनारे, तो आप क्या कहेंगे, इसी मंदाकिनी नदी के किनारे आपको स्थित है। ये आपको जो छोटा सा जो दिख रहा है ना, ये आपका है केदारनाथ, ठीक है। और ये आपकी आई मंदाकिनी नदी। तो कितना प्रयाग हो गया, फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए ये है आपका सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। ये क्या है, सतोपंत ग्लेशियर है। इससे हमने देखा कि आपकी जो नदी निकली, यहाँ मैं फ्रेज बना रहा हूँ, ये सतोपंत ग्लेशियर है। यहाँ से जो नदी निकली इसको वहाँ हमने विष्णु गंगा, और इधर आपका एक था मिलाम ग्लेशियर जहाँ से आई धौली गंगा, और इसके संगम स्थान को हमने कहा विष्णु प्रयाग। और जब यहाँ से जो धारा निकली जल की धारा, इसको हमने क्या कहा, अलकनंदा। अब ये पूरा का पूरा धारा अलकनंदा ही कहलाएगा, लेकिन अब हमें बस ये पता करना है कि कहाँ पर कौन सा प्रयाग किस नदी के संगम से बनी है। तो चलिए अब हमने देख लिया विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग के बाद हमने क्या देखा था, नंद प्रयाग, फिर हमने देखा कर्ण प्रयाग, फिर हमने देखा रुद्र प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग तो हमने देख लिया, विष्णु गंगा धौली गंगा। अब आती है नंद प्रयाग की, ठीक है, या बोल सकते हो नंदा प्रयाग की। तो नंदा प्रयाग का संगम कैसे बना है, इधर से कौन सी नदी आई, अलकनंदा, और इधर से नंदाकिनी नदी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, देखिए ये हो गया आपकी कौन सी नदी, आगे निकल रही है अलकनंदा नदी, और इधर से आई आपकी नंदाकिनी नदी, और जो प्रयाग का निर्माण हुआ ये हो गया नंदा प्रयाग। अब इसके बाद धारा आगे बढ़ी है, इसको हमने क्या नाम दिया है, अलकनंदा नदी, और इधर से जो नदी आई है वो है पिंडारी नदी, इसको हमने क्या नाम दिया है, कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर से ये नदी आगे निकली है, तो इस नदी को हमने अलकनंदा कहा है, लेकिन इसकी जो दाईं सहायक जो नदी है इसको हमने कहा है मंदाकिनी नदी, जहाँ पर ये मिलेगी इसको हम कहेंगे रुद्र प्रयाग। तो पूछा जाएगा रुद्र प्रयाग जो किन दो नदियों का संगम स्थान है, तो आप कहेंगे एक अलकनंदा और एक कहेंगे मंदाकिनी। अगर आपसे पूछ लिया जाए केदारनाथ स्थित है किस नदी के किनारे, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब जब यहाँ आप देखेंगे इस रुद्र प्रयाग के बाद जब इधर से जो नदी निकली आगे, कौन सी नदी होगी, अलकनंदा ही, ये पूरी की पूरी अलकनंदा ही कहलाई है। यानी कि इधर से आई आपकी अलकनंदा और इधर से आपकी कौन सी नदी आ रही थी, भगीरथी। अभी हमने देखा था गंगोत्री ग्लेशियर की। तो जब ये भगीरथी और अलकनंदा आपस में मिलेगी जिस दो स्थान में, या फिर इन दो नदियों के संगम स्थान को हम क्या कहेंगे, देव प्रयाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल कि देव प्रयाग किन दो नदियों का संगम स्थान है। और महाकुंभ से भी आपका एग्जाम में सवाल पूछा, तो वो भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इधर से आपकी भगीरथी और इधर से आपकी अलकनंदा, इन दो नदियों के संगम स्थान को हमने क्या कहा, देव प्रयाग। और जब ये दो नदी आपस में मिलेगी और इससे निर्मित जो धारा का निर्माण होगा, तब हम जा कर के इस नदी को क्या नाम देंगे, गंगा नदी, ठीक है। तो देखिए गंगा नदी का कहीं भी उद्गम नहीं होता है। हमने देखा जानवी से फिर हमने देखा कि उनके साथ जो आकर के आपस में मिली जानवी नदी के साथ में भिलांगना नदी गोविंद प्रयाग में। उसके बाद फाइनल हमने यहाँ देखा देव प्रयाग, ठीक है, ये हमने देखा था देव प्रयाग। और देव प्रयाग में हमने देखा भगीरथी नदी और अलकनंदा मिली देव प्रयाग से, और फिर यहाँ से जो धारा निर्मित हुई हमने उसको क्या नाम दिया, गंगा नदी। तो ये कहाँ, देव प्रयाग आपसे पूछ ले, या फिर आपसे गोविंद प्रयाग आपसे पूछ ले, या फिर आपसे विष्णु प्रयाग पूछे, नंदा प्रयाग पूछे, कर्ण प्रयाग पूछे, रुद्र प्रयाग, ये सब कहाँ है, किस स्टेट में, तो आप क्या कहेंगे, उत्तराखंड। अभी हम पूरा का पूरा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। जब हम दूसरे बिहार में आएंगे तब हम आपको नाम लेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ठीक है। उसके बाद जब ये नदी क्या करेगी, इस देव प्रयाग से होते हुए जब आगे निकली तो हमने इसको नाम दिया गंगा नदी, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो गंगा है, ठीक है, अभी जो यहाँ से ये जो नदियाँ जितनी भी इधर से निकल रही है, या फिर गंगा नदी अभी यहाँ से देव प्रयाग के बाद जो धारा निकली है गंगा नदी की, ये सभी अभी पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्थल है या फिर कहाँ पर गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करेगी। तो देखिए यहाँ से आगे निकली है ये नदी गंगा नदी, देखिए ये जो है आपकी नदी निकली आगे गंगा नदी के नाम से, यहाँ पर आपको ऋषिकेश स्थित है।
तो आप पूछा जाएगा आपको ऋषिकेश जो स्थित है किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। अब फाइनल अभी भी ये पर्वतीय क्षेत्र है, और जैसे ही इसके बाद जब यहाँ हरिद्वार इन करेगी तो अब यहाँ से जो क्षेत्र जो मिलेगा मैदानी क्षेत्र मिलेगा, मतलब कि मैदानी क्षेत्र कहने का मतलब जो ज़मीन का जो लेवल स्तर जो होगा वो एकदम प्लेन होगा, ठीक है, इक्वल होगा, ऊपर नीचे नहीं, पहाड़ी सेक्टर में आप जैसे देखते हो वैसा नहीं मिलेगा, जैसा कि आप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में देखते हैं उस तरह के मैदानी क्षेत्र में। तो गंगा कहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती कहाँ से, तो हरिद्वार से। हरिद्वार किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा नदी। और फाइनल इसके बाद ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड को छोड़ते हुए अब जो है आपके उत्तर प्रदेश में इन कर रही होगी। देखिए अब कहाँ इन कर रही, तो अब ये उत्तर प्रदेश में इन करेगी, ठीक है। देखिए इधर से जो है आप फाइनली आपके उत्तर प्रदेश में इन करेगी। अब लेकिन यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि इधर से हमने देखा था यमुनोत्री ग्लेशियर, इधर से आपकी आ रही थी एक नदी यमुना नदी, ठीक है। हिडन नदी वगैरह छोड़ दीजिए, उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपकी जो नदी निकली यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, और ये यमुना नदी जब इधर आ रही थी, और ये फाइनल ये यमुना नदी आपको गंगा से ही मिलेगी उत्तराखंड में, कहाँ, तो इलाहाबाद में। ये भी पूछा जाएगा कि यमुना नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो आप बोलोगे इलाहाबाद में, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ और भी कुछ यूपी में चलते हैं थोड़ा इलाहाबाद तक। देखिए ये नदी आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में इन कर गई। ये बिजनौर भी आपसे पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी कहेंगे। कन्नौज भी आपसे पूछ लिया जाए तो गंगा नदी, कानपुर भी पूछ लिया जाए तो गंगा नदी, इलाहाबाद भी पूछ लिया जाए तो गंगा नदी, प्रयागराज, ठीक है। अब देखिए एक नदी निकल रही है रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से, ठीक है। मैंने कहा था ये सब पूरा सेक्टर क्या है आपका उत्तराखंड का है। तो यहाँ से आपकी एक नदी निकली है, ठीक है, ये इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के नैनीताल से निकलने वाली रामगंगा नदी गंगा से ये किस स्थान पर मिलती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के कन्नौज, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलती है, ठीक है। ये याद रखना आपको। ये देखिए ये जो रामगंगा नदी आई कहाँ मिली, तो ये आपके कन्नौज में आकर के मिलती है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए बिजनौर, कन्नौज, फर्रुखाबाद ये सब कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे, तो आप क्या कहेंगे, गंगा नदी। उसी प्रकार फिर ये गंगा नदी आगे बहते हुए कानपुर, ठीक है, होते हुए ये आगे बढ़ी इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में इनके साथ कौन आकर के मिला, तो आपका यमुना नदी, ठीक है। देखिए इधर से आया आपका यमुना नदी और इधर से आया आपकी गंगा नदी, ये फाइनल कहाँ मिला, तो आपका इलाहाबाद में आकर के मिलता है। लेकिन इससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि यमुना नदी की कई सारी सहायक नदी है। आपका मुंह इधर है तो ये आपका क्या हो गया, राइट साइड, तो राइट की तरफ से दाईं ओर से कई सारी आके नदियाँ, तीन नदी आपको मेन याद रखना है। एक तो आपका चंबल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया और केन नदी। ये तीनों नदियाँ जो होती है यमुना नदी से आकर के मिलती है, इसकी दाईं सहायक नदी है। तो ये भी आप जान लीजिए कि इनकी जो दाईं सहायक नदियां हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए चंबल नदी की अगर बात कर लिया जाए, सबसे पहले देखें यहाँ पर कि जो आपकी चंबल नदी है, हाँ ये रहा आपका चंबल नदी, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए ये है आपका चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ से जब निकली तो इसके साथ एक सहायक नदी मिलती है इनको, सिप्रा नदी। अभी हम बताएंगे चंबल नदी का उद्गम स्थान वगैरह सब कुछ अभी हम बताएंगे। अभी बस इस फिगर को हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाह रहे हैं, और जितना फैक्ट अभी हो पा रहा हम बता रहे हैं। और फिर से हम आएंगे अभी एक बार और फिर से उसमें भी कई सारे फैक्ट आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो उसमें भी आपको रिकॉल करते चलना है। तो चंबल नदी जब यहाँ से निकलती है तो इसके साथ एक और सहायक नदी इनसे मिलेगी जिसको हम कहेंगे सिप्रा नदी, ठीक है। सिप्रा नदी जो आपके काकी बाढ़ी से निकलती है और इससे आकर के मिलते हुए फिर आगे बढ़ेगी, और ये जा कर के आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपको कहाँ किससे मिलेगी, तो आपको यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है। इधर से इसकी बाईं सहायक नदी भी आपको एक होती है बानस नदी। ये किसकी सहायक नदी, देखिए चंबल का आपसे पूछ लिया जाए सहायक नदी तो ये याद रखना है बानस नदी, ठीक है, जो फाइनल यमुना से जा कर के मिलेगी। लेकिन चंबल नदी जब यमुना से मिलती है तो वो किसके जल को लेकर के जा रही है इसको समझना होगा। देखिए ये चंबल नदी जा तो रही है, यमुना से मिल रही है, लेकिन बानस नदी भी इसकी सहायक नदी है बाईं ओर से, और दाईं ओर से सिप्रा नदी है। एक और नदी है पार्वती नदी भी है। तीन नदी जो है आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला बेतवा नदी जो विंध्या पर्वत से निकलती है, यमुना से मिलेगी, दाईं ओर से सहायक नदी है। और केन नदी जो है आपके कैमूर के पर्वत जो है वहाँ से ये निकलेगी और यमुना से जाकर मिलेगी। और फिर ये यमुना नदी इन सभी नदियों के धारा को लेते हुए फाइनल इलाहाबाद में गंगा नदी से जाकर के मिल जा रही है, ठीक है।
अब चलिए आगे, बिहार यूपी के बाद अब हम लोग बिहार इन करेंगे। तो बिहार में ये बक्सर वाला एरिया से गंगा नदी इन करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर बक्सर में आपको याद रखना जो है, आपको देखिए एक पॉइंट और याद रखना, इलाहाबाद के बाद आपको वाराणसी, ठीक है। ये वाराणसी, गाजीपुर, ये सब आप याद रखिए, गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेकिन याद रखना है क्या कि जो गोमती नदी है, जो यूपी के पीलीभीत से निकलती है, ये गोमती नदी, ये आपको वाराणसी में गंगा नदी से मिलती है, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलेगी, तो वाराणसी में। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है, बनाया भी है, ये आपकी गोमती नदी आई और ये गंगा से मिली, कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर पूछेगा आपसे, और ये आपका देखिए लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। फिर आगे ये नदी बढ़ेगी गाजीपुर होते हुए फाइनल फिर बिहार में बक्सर की ओर से इन कर जाएगी बिहार में। तो इधर से फिर एक नदी आ रही है काली नदी, ठीक है। और देखिए घाघरा नदी आप पहले समझिए, ये है आपका घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी जो है आपके बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा के निकट स्थित है। तो मतलब क्या बोलने चाह रहे हैं कि जो घाघरा जो नदी है, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश जो है ना, उसके सीमा के निकट स्थित है बिल्कुल। ये जो बिहार और जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं ना, ये घाघरा नदी जस्ट उसके निकट ही स्थित है। और ये घाघरा नदी गंगा से कहाँ से आकर के मिलती है, तो जस्ट बाउंड्री बक्सर से, ठीक है, जहाँ से फिर आपका उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर आके मिलती है। गंगा और घाघरा का संगम कहाँ है, बक्सर के निकट स्थित है, ठीक है। और घाघरा नदी को किस नदी के नाम से हम जानते हैं, तो सरयू नदी से के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा, सरयू नदी भी हम कहते हैं। तो ये हो गया घाघरा नदी के बारे में। लेकिन एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि घाघरा नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, तो आप बताइएगा काली नदी। देखिए ये हो गया घाघरा नदी, और इधर से आपकी आई एक सहायक नदी जिसको हमने क्या कहा, काली नदी, ठीक है। अब ये आकर कहाँ मिला, तो बिल्कुल यूपी बिहार से एकदम बोल सकते हो कि एकदम निकट स्थित बक्सर जो है वहीं पर आकर के मिलती है। और घाघरा नदी को हम क्या नाम से जानते हैं, सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। अब यही गंगा नदी फिर आगे बढ़ेगी, आपको आरा होते हुए दानापुर के पास पहुंचेगी। तो दानापुर में आपको याद रखना है, अब हम बिहार की बात कर रहे हैं, दानापुर में ही आपको जो अमरकंटक की जो पर्वत है, ठीक है, मैकाल पर्वत से आपको इधर से सोन नदी निकलेगी और इधर से नर्मदा निकलेगी, ठीक है। सोन नदी इधर से आपको देख सकते हैं दक्षिण की सॉरी, या फिर देखिए किस तरह से सवाल पूछेगा, या तो पूछा जाएगा कि गंगा के, ये तो आपसे नहीं पूछेगा, बीपीएससी जेपीएससी में पूछ सकता है कि गंगा के दक्षिण सहायक नदी, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, तो ये साउथ हो गया। तो दक्षिण सहायक नदी क्या हो जाएगा, चंबल, बेतवा, केन, आपका सोन नदी, उसके बाद पुनपुन नदी, ये सब दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ हो गई ना एक तरह से, हाँ। और आपसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि यमुना की, ये आपकी मुंह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायां साइड, और ये हो जाएगा दायां साइड। तो यमुना के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, ठीक है। अब चंबल की सहायक नदी हमने बताया बानस नदी, सिपरा नदी, पार्वती नदी। उसी प्रकार हमने फिर आपको यहाँ से बताना अभी स्टार्ट किया कि अमरकंटक की जो पर्वत है, जहाँ मैकाल पर्वत से आपकी सोन नदी इस तरह से ऊपर की ओर जाएगी, और फाइनली दानापुर में। तो ये पूछता है एग्जाम में कि सोन नदी का संगम गंगा में कहाँ, गंगा के साथ कहाँ पर होती है, बिहार में कहाँ, तो दानापुर में। अब ये नदी जो है आगे बढ़ेगी, गंडक, नेपाल से आपकी एक नदी निकलेगी गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो नेपाल है, ठीक है। गंडक नदी बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है, ये भी आपको याद रखना है, जस्ट एकदम बिहार के चंपारण में, ठीक है। या फिर चंपारण ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पटना रहेगा, ठीक है। गंगा से हाजीपुर में मिलती है, ये मेनली, या तो फिर आपको हाजीपुर भी मिल सकता है, चंपारण भी मिल सकता है, या फिर डायरेक्ट पटना भी मिल सकता है। और इसी संगम में क्या होता है, आपका सोनपुर का मेला लगता है। सोनपुर का मेला समझ रहे, हरिहर नाथ की जो पूजा होता है, हरिहर मतलब क्या हो गया, विष्णु जी, हर मतलब क्या हो गया, शंकर जी। तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, बिहार का सचिवालय का पेपर दीजिएगा उनके लिए भी। जब गंडक की बात किया जाए तो ये नेपाल से निकलेगी, ठीक है। ये निकलते हुए आपके पटना में आके मिलती है, जहाँ पर आपको सोनपुर का मेला लगता है। या अगर पटना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चंपारण रहेगा, चंपारण अगर नहीं रहा तो आपको हाजीपुर रहेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए सोनपुर मेला में जो पूजा होती है किस भगवान की, तो विष्णु जी और शंकर जी की, ये भी याद रखिएगा। गंडक नदी का उद्गम स्थान क्या हो गया, आपका नेपाल हो गया, ठीक है। अच्छा, गंगा और गंडक का संगम कहाँ है, तो सोनपुर के, या फिर आप सोनपुर बोल सकते, अच्छा सोनपुर भी आपके पास ऑप्शन मिल सकता है, या फिर हाजीपुर मिल सकता है, या पटना मिल सकता है, या चंपारण मिल सकता है, ठीक है।
और ये भी याद रखना है विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है आपका सोनपुर मेला जो होता है आपका विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है एक तरह से। कौन सा मेला है? तो पशु मेला आपका सोनपुर मेला। और बस इतना आपको याद रखना है। और गंडक नदी में आपको मैंने बता दिया जो सोनपुर मेला में किस भगवान की, विष्णु जी और शंकर जी, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? हरिहर। ये भी याद रखिएगा, हरिहर नाथ। अब देखिए गंगा नदी अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपका फतुआ होते हुए सुल्तानगंज, सॉरी फतुआ होते आपका मुंगेर आएगा, ये मुंगेर हो गया, ये भागलपुर होते हुए अब ये नदी का देखिए डायरेक्शन थोड़ा सा उत्तर की ओर भाग रही है। तो ये नदी अब ऐसा हिंदू सनातन में माना जाता है कि जब गंगा नदी का जल जब उत्तरायण दिशा की ओर, ठीक है, अग्रसर होती है तो वह जो जल होता है काफ़ी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म के विशेषताओं से बात किया जाए, हिंदू सनातन में बात किया जाए, इसीलिए आपने देखा होगा बोलबम में सुल्तानगंज का भी पानी मतलब शंकर जी को चढ़ाया जाता है। रीज़न यही है कि यहाँ पर गंगा नदी का क्या होता है, थोड़ा सा डायरेक्शन बोल सकते हैं उत्तर के दिशा में होता है, और जब गंगा नदी उत्तर की दिशा में हो रही है तो उसे हम पवित्र मानते हैं, बस यही रीज़न है। अब यहाँ से आपका कटिहार होते हुए अब ये गंगा नदी देखिए अब झारखंड में इन करेगी। तो देखिए ये समझिए, यहाँ से एक और नदी याद रखना है आपको, तिब्बत से एक नदी आती है आपको, ठीक है, काशी, जिसको सॉरी काशी बोल रहे हैं, कोसी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक माना जाता है, और ये आपको कटिहार में गंगा से जो मिलती है, ठीक है। अब ये झारखंड में इन कर गई। झारखंड में बहुत थोड़ा सा एरिया है इन गंगा नदी का इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपको गंगा से इसलिए एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो यहाँ से झारखंड से होते हुए अब फाइनल आपका बंगाल में फरक्का से, ठीक है, और यहीं पे फरक्का में आपका महानंदा नदी आकर के मिलेगी गंगा से। और इस गंगा नदी का नाम अब जो है यहाँ से क्या होगा, मुर्शिदाबाद होते हुए, देखिए पूछेगा मुर्शिदाबाद स्थित है तो गंगा नदी के किनारे। मुर्शिदाबाद के बाद जो गंगा नदी है ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, या बोल सकते हो विभाजित हो जाएगी। ये धारा जो विभाजित होगी अब इस गंगा को हम फिर से क्या कहेंगे, भगीरथी नदी, याद रखना है। और ये धारा को हम कहेंगे आपको एक मिनट, हाँ भगीरथी नदी बोलते जी, यस भगीरथी नदी, भगीरथी नदी, भगीरथी नदी, हाँ। देखिए हमने क्या कहा, बंगाल में जैसे ही वो इनकी क्या चीज़ है, मतलब जब वो इनकी क्या हमने देखा फरक्का से, फिर मुर्शिदाबाद होते हुए आपको मैंने बताया कि यहाँ से मुर्शिदाबाद से ये दो धारा में विभाजित हो गई गंगा नदी, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया है, अब गंगा नदी नहीं कह रहे बंगाल में, हम इनको क्या कर रहे हैं, गंगा नदी को भगीरथी नदी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये आगे यही गंगा नदी जो भगीरथी नदी के नाम से जानी जाएगी बंगाल में, ये आगे बढ़ते हुए आपके बांग्लादेश में गिरेगी। अब जैसे ही ये बांग्लादेश में इन करेगी तो हम इसको क्या नाम देंगे, पद्मा नदी। और इधर से आपकी आ रही थी ब्रह्मपुत्र, जिसको हमने बांग्लादेश में क्या कहा था, जमुना। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएगी तो उससे निर्मित जो धारा हुई हमने उसको क्या बताया था आपको, मेघना नदी, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, समझा दिया था आपको। देखिए लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा, झारखंड से ही एक नदी निकलती है आपकी दामोदर नदी, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे जब झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे होंगे। तो ये झारखंड से निकलने वाली दामोदर नदी वेस्ट बंगाल से होते हुए आपके कलकत्ता में बोल सकते हो, ठीक है, जो जा कर के मिलती है, ठीक है, जो जा कर के क्या करेगी, मिलेगी आपको। यही अब ये एक तरह से गंगा नदी ही है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया। बंगाल में इनको क्या कहा गया है, भगीरथी नदी इस धारा को, और इस धारा को हुगली कहा गया, ठीक है। और इसी के किनारे स्थित है हुगली शहर भी। और कलकत्ता भी पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली है, ये गंगा ही, गंगा की ही धारा है, लेकिन इसका नाम बस बदल दिया गया है। बंगाल में हमने क्या कहा, भगीरथी और हुगली, और इसी हुगली नदी से आपको ये दामोदर नदी मिलेगी। और दामोदर नदी जो मिलती है और फाइनल फिर ये आपका देखिए, हुगली किस नदी के किनारे स्थित है, सॉरी किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है तो हुगली नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पलासी जो स्थित है किस नदी के किनारे, तो आप बोलोगे भगीरथी नदी। देखिए गंगा नदी ऑप्शन में नहीं रहे तो परेशान नहीं होगा, उस गंगा को ही बंगाल में हम कह रहे हैं भगीरथी नदी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और फाइनल जब ये भगीरथी नदी बंगाल में जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे, पद्मा कहेंगे। और इधर से आपको आ रही थी ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी को हमने क्या कहा था, जमुना। जब ये दोनों आपस में मिलती है इस पॉइंट पे तो हम इसे क्या कहते हैं, मेघना नदी, ठीक है। और फाइनल ये मेघना नदी आपके बांग्लादेश में गिर जाएगी। तो ये पूरा का पूरा फिगर आपको यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। सारी चीज़ें आपको समझ भी आ गई होगी, एक एक पॉइंट में मैंने बताने की कोशिश किया है सबसे। अब कुछ और फैक्ट हम आपको बताते चलते हैं, आप सुनते चलिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी, ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल झारखंड, ठीक है, झारखंड हो गया ये वाला सेक्टर, और पांचवा आपका हो गया वेस्ट बंगाल। मतलब 5 राज्यों याद हो गया होगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ है, कोसी नदी को मैंने बता दिया बहुत अच्छे से। अच्छा, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक भी, ठीक है। बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं कुछ बता दूं। देखिए, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, ठीक है। इसका उद्गम स्थल पूछ लिया जाए तो तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से है। और नेपाल के ये रास्ते होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कहाँ पर, मैंने बताया कटिहार में, ये गंगा नदी से मिलती है। कटिहार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भागलपुर रहेगा, ये देख लीजिएगा। और ये नदी जो है निरंतर मार्ग बदलते रहती है, इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये देखिए, गंडक नदी के बारे में देख लिया जाए तो ये आपको नेपाल से निकलती है, मैंने बताया। ये बिहार के कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन में चंपारण भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा चंपारण तो हाजीपुर मिलेगा, नहीं तो सोनपुर मिलेगा, नहीं तो पटना मिलेगा, इतना आपको मिलेगा। इसी नदी का संगम कहाँ हुआ तो हमने बता दिया। उसके बाद क्या बोला मैंने, यहीं पर आपका सोनपुर मेला लगता है, विश्व का प्रसिद्ध पशु मेला। कौन सी भगवान, हरिहर पूजा, हरिहर नाथ जी का पूजा होता है। हरिहर नाथ मतलब विष्णु जी, हरि और हर मतलब शंकर जी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैंने बताया घाघरा नदी, ये देखिए घाघरा नदी था। घाघरा नदी का जो अगर बोला जाए अन्य नाम क्या है, मैंने बता ही दिया था, सरयू नदी है। काली रिवर इसकी सहायक नदी है। जो भारत, देखिए ये जो है भारत और नेपाल के बीच में क्या करती है, सीमा निर्माण। देखिए सीमा निर्माण का हम आपको समझाए थे, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झेलम नदी जो थी, ठीक है, जो क्या कर रही थी, आपको एकदम सीमा निर्धारण कर रही थी। उसी प्रकार ये जो आपकी घाघरा नदी जो है, ठीक है, इस ये तो मतलब 2D फिगर है भाई। जब आप मैप देखेंगे तो ये घाघरा नदी जो है ना, भारत और नेपाल के मतलब समझिए कि एक तरह से सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। दोनों को मतलब बांटने का, एक तरह से समझिए कि इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इधर नेपाल इधर भारत है। तो सीमा निर्धारण, या बोल सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा निर्धारण करती है कौन सी नदी, तो आप कहेंगे घाघरा नदी, ठीक है। और ये हमने बता दिया आपको कहाँ पे मिला, तो बक्सर में आकर के मिल रहा था, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और सरयू नदी भी हम इसे कहते हैं। अगला हमने देख लिया, गोमती नदी किनारे आपका लखनऊ भी बसा है। और हमने क्या बताया, और ये कहाँ मिलती है गंगा से, तो वाराणसी में आके मिलती है। बाकी इधर हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ करवा दिया है। अच्छा, महाकुंभ मेला के बारे में मुझे बताना था। देखिए यमुना नदी हमने देखा यहाँ पे कि उत्तराखंड में एक जगह का नाम है। अगर ये कि जगह का नाम भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, बंदरपूछ, ठीक है। ये जो बंदरपूछ में स्थित है आपका एक ग्लेशियर, जिसको हमने कहा था यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है ना, इसको हमने क्या कहा था, यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदरपूछ में स्थित है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, से जहाँ से निकलती है आपकी क्या, यमुना नदी, या गंगा की सबसे बड़ी। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आप अभी तक जितनी भी सहायक नदियाँ देखा है आपने, फिगर में देखिए, जितनी भी सहायक नदी आप देख रहे हो, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी बोलोगे, तो आप यमुना नदी को बोलोगे, ठीक है। और ये कहाँ मिली, तो इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना का जो संगम होता है। और यहाँ पर संगम होता है जहाँ महाकुंभ, और वहीं पर हम क्या करते हैं, महाकुंभ का आयोजन करते हैं। देखिए यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तीन आप बताओगे, चंबल, बेतवा और केन, ठीक है, चंबल, बेतवा और केन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झांसी कहाँ स्थित है, झांसी जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है सिटी, किस नदी के किनारे, तो आप बोलोगे इस बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। बेतवा नदी का थोड़ा सा मैं और डिटेल बता दूं। ये बेतवा नदी जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो बेतवा नदी है, ठीक है, ये बेतवा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से निकलती है, ठीक है। और ये जो आपका चंबल नदी जो हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जना पाँव पहाड़ी से निकलकर, बोले तो आपका मेनली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जना पाँव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश होते हुए फिर आपको इलाहाबाद, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश होते हुए, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला ही है, उत्तर प्रदेश होते हुए फिर जाकर के ये आपको यमुना से मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है सेट यमुना से मिल जाती है। इसकी तीन सहायक नदी, बानस नदी, सिप्रा नदी और पार्वती नदी, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आपसे सिप्रा नदी से एक सवाल पूछेगा कि उज्जैन जो है स्थित कहाँ है, किस नदी के किनारे, तो आप बोलोगे सिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ हमने आपको सोन नदी के भी बारे बताया कि जो ये आप देख रहे हो मध्य अमरकंटक का जो पर्वत है, कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहीं से आपको जो निकलती है सोन नदी, और इधर से आपकी नर्मदा नदी हो गया। अच्छा चलिए, चार कुंभ जो की बात करते हैं, ठीक है, चार जगह जहाँ कुंभ का मेला लगेगा, कहाँ कहाँ, एक तो आपको याद रखना है इलाहाबाद में, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है हरिद्वार में, ये रहा आपका हरिद्वार में। तीसरा आपका हो जाएगा उज्जैन में, ठीक है, ये जो आपका सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और चौथा हो जाएगा आपका नासिक। देखिए इलाहाबाद हमने बोला, कहाँ कहाँ सुन लीजिए, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चार जगह कुंभ का मेला रहेगा। इलाहाबाद किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी। हरिद्वार किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे, तो सिप्रा नदी। और एक हमने बोला नासिक, नासिक मतलब जो महाराष्ट्र समझिए, वो आपको मैं बताऊंगा अभी ही, जब हम दक्षिण भारत के बारे जितनी नदियां हैं, तो वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, जिसे हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। तो इन चार जगहों पे आपका जो होता है कुंभ का मेला लगता है, ठीक है।
इतना याद हो गया। सोन नदी के बारे में मैंने बता ही दिया, जो आपके अमरकंटक पर्वत में, आपका मेकाल पर्वत भी बोल सकते हैं कि पठारी भाग से ही आपको निकलती है सोन नदी। गंगा और सोन जो आपको दानापुर के निकट मिलती है, और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी याद रखिएगा। देखिए ये मैं बताना भूल गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी, ठीक है, कई बार पूछा है एग्जाम में। और यही रिहंद, यहीं पर आपको जो है रिहंद बांध परियोजना भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं बांध परियोजना पढ़ाऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाएगा, तो याद रखिएगा इसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है कौन, रिहंद नदी। यहीं पर आपको एक बांध बनाया गया है जिसको बोलते हैं रिहंद बांध, ठीक है। अच्छा, गंगा नदी की टोटल लंबाई अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 2525, याद रखिएगा, ठीक है, 2525 किलोमीटर है। और सबसे लंबी नदी भी भारत की कौन सी है, तो गंगा नदी ही है। तो इतना हो गया आपका गंगा नदी के बारे में। आगे चलते हैं कि अब जो दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं, दक्षिण में बहने वाली नदियों का अर्थ क्या है। देखिए मैं भारत का मैप बना दूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैप मतलब उतना अच्छा से ना भी बने तो टेंशन मत लीजिएगा। ये हो गया आपकी भारत का मैप है, ठीक है ना। देखिए इधर हो गया नॉर्थ वाला सेक्शन में हमने देख लिया आपका पूरा सिंधु नदी, इधर हमने देख लिया ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर हमने देख लिया गंगा नदी, ठीक है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत, ये पूरा नॉर्थ में हमने 3 नदियाँ जो देखा वो बताया। अब इधर से हमने जो आपकी दक्षिण वाली भी भारत है, ठीक है, यानी कि ये आपका जो साउथ वाला रीजन जो है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु, केरल, इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर जितनी नदियाँ बहेगी इसके बारे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, चलिए। देखिए यहाँ इस मैप को अच्छे से एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है, ये दे रहा आपका दक्षिण भारत। अब ये याद रखना है कि एक रेखा जो है भारत को कट कर रही होती है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल तो ज्योग्राफी पढ़ नहीं रहे हैं, तो बस जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट वो याद रखना है। अभी देखिए ये जो आप झारखंड की जो मैप देख रहे हो दक्षिण भारत की, यहाँ पर जो मैंने इस तरह से आपको बनाया था, देखिए यहाँ से मैंने आपको बनाया था इस प्रकार से, फिर से बनाऊँ, ये रहा, ये जो आपको देख रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो, ठीक है, इस तरह से, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसको हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और ये आपका होता है खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम आपको बार बार बोलेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ मैं मैप में दिखाता हूँ कहाँ है। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया कच्छ की खाड़ी, और ये जो दिख रहा है ये है खंबात की खाड़ी। क्योंकि मैं बोलूँगा कि साबरमती जो गिरती है कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में, तो ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ लोकेटेड है पहले, ठीक है। देखिए ये आपकी एक पर्वत है या श्रेणी है, आरावरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। आरावरी पर्वत श्रेणी है, जस्ट इसके बगल में आपका स्थित है अजमेर, जो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलेगी लूनी नदी। ये लूनी नदी ऐसी नदी है जो भूमि के अंदर ही क्या हो जाती है, प्रवाह हो जाती है या फिर विलुप्त हो जाती है। ये याद रखना, आपसे एग्जाम में भी पूछेगा कौन सी नदी जो है क्या बोल सकते हैं, अंतःस्थलीय, हाँ, भूमि के अंदर ही, ठीक है, भूमि के अंदर ही ये क्या हो जाती है, निपट जाती है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लूनी नदी। आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल भी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस नदी का जो पानी जो है इसका नेचर, प्रवृत्ति कैसे, तो आपको बताना कैसा है, तो लवणीय नेचर का, ठीक है, सॉल्टी है, ठीक है, लवणीय प्रवृत्ति की है ये नदी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए जब इधर से नदी आ रही है, ठीक है, पूरे तेज से इधर से नदी का प्रवाह हो रहा है, और मैंने क्या किया, एक बड़ा सा इस तरह से पर्वत बोल रहा हूँ, एक चट्टान छोटा सा बड़ा सा रख दिया। तो इस नदी आई, इससे टकराई, ठीक है, टकरा के हुए इधर से आई, ठीक है, इस तरह से निकलेगी टकराते हुए, इस तरह से समझिएगा, मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, टकराते हुए फिर इधर से नीचे इस तरह से गिरेगी, ठीक है, ये गिरी। तो देखिए इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब डायरेक्ट ये नदी आई, बिल्कुल नदी आई, छोटी छोटी कंकड़ थी, तो बस इसको तो आराम से नदी इस तरह से क्रॉस करके बह गई, ठीक है, इस तरह से जब बही, तो इस तरह से जब नदी निकली तो इसको हमने क्या नाम दिया, एस्च्यूरी, ठीक है, ये याद रखना 2 पॉइंट। अब आप सोचेंगे सर कि डेल्टा का फॉर्मेशन के लिए क्या हमें पर्वत रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। देखिए क्या है, बहुत सारे जो गंदगी आए, ठीक है, गाद आया, कोई चट्टान आया, तो उसका ढेर जमा होते होते एक बड़ा सा गाद का फॉर्म हो जाता है, और जब ये पानी की धारा जब आती से टकरा करके इस तरह से फैलती है, तब जा करके ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमने देखा था कि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, उसका निर्माण कौन 2 नदियों का संगम से होता है, किस नदियों के डेल्टा के मिलने से फॉर्मेशन होता है, तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, हमने कल देखा था। ये आपको पता है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें, इसलिए। अब दूसरी नदी हम लोग देखते हैं, हमने देख लिया लूनी नदी।
आपसे पूछा जाएगा कि लूनी नदी कौन सी नदी जो है अंतःस्थलीय नदी है, तो आप बोलोगे लूनी नदी। ठीक है, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है। यहाँ आपको दिख रहा है साबरमती नदी। मैं बताऊंगा सिटी का नाम भी, कौन सा सिटी, गुजरात, अहमदाबाद, ये सब कुछ नदी किनारे। तो अभी पहले नदी देख लीजिए कहाँ कहाँ स्थित है। तो साबरमती नदी ये आपकी निकली है। ठीक है, और इसी साबरमती नदी के किनारे यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको अहमदाबाद स्थित है। ठीक है, और ये साबरमती नदी जो है आपकी कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में। तो ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो किस खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आप बोलोगे साबरमती जो है खंबात की खाड़ी में गिरती है। अच्छा, अब ये देखिए माही नदी यहाँ से निकल के फिर ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार कट करती। तो देखिए इस प्रकार यहाँ से एक बार तो यहाँ कट की और फिर एक बार यहाँ कट की, मतलब ये आपका कर्क रेखा, तो यहाँ से माही नदी निकली और इस प्रकार से बही। तो देखिए एक बार यहाँ पे कट की और एक बार यहाँ पर कट की। तो वही इस फिगर में आप देखिए, देखिए ये आपका था कर्क रेखा। ठीक है, और ये माही नदी यहाँ से निकली, इस प्रकार से खंबात की खाड़ी में गिर गई। ठीक है, गिर गई, एक तो यहाँ जगह कट की और एक बार। तो ये माही रिवर जो है आपको, ठीक है, याद रखना है, माही रिवर जो है आपको कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करिएगा। एक रिवर का नाम है लिप्पो रिवर। ठीक है, लिप्पो रिवर, लिप्पो नदी जो है मकर रेखा को 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको 2 बार कट करती है। और एक है आपका कांगो रिवर, कांगो बेसिन आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको दिखाया था, समझाया था अफ्रीका में। तो वो जो है क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मैंने वहाँ पर भी बताया था। तो 2 बार काटने वाली 3 नदी आपको याद रखना है। एक तो आपका लिप्पो नदी होता है, ठीक है, जो आपको मकर रेखा को 2 बार काटेगी। दूसरा हम नदी का बात किए आपको कांगो नदी, जो विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। उसके बाद हमने अभी बताया एक माही रिवर भारत की है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। ठीक है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये आपका जो सेक्टर है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। देखिए भारत का जो मैप आप जो देख रहे हो ना, देखिए मैं बनाता हूँ इस मैप को एक बार, तब और समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए ये हो गया आपका भारत का दक्षिण भारत। तो ये इतना जो मोटाई आप जो देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। और ये जो सेक्टर इतना जो मोटाई देखते हो इसको आप बोलते हो पूर्वी घाट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी घाट। क्लियर। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना है कि जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है, ठीक है ना, ये आपका जो देख रहे हैं ना, ये इधर की जो ऊंचाई थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और इधर थोड़ा सा ढलान जैसा बन चुका है। तो जितनी भी नदियां हैं ना, ऑलमोस्ट सिंपल सी बात है इधर ही बहेगी। लेकिन आपको 4 नदी याद रखना है, और ख़ास करके 2 नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ये जस्ट अपोजिट, इस ढलान के अपोजिट इस साइड बहेगी। और इधर क्या है आपका अरब सागर है, और इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चलिए देखते हैं, ये समझ गए इसको। अब देखिए यहाँ पर आपका स्थित है अमरकंटक, मैंने बताया था यहाँ से आपका सोन नदी निकला था मैकाल पर्वत से, जो आपको कहाँ गया था, गंगा नदी से मिला था। ठीक है, उसको अभी साइड रखिए। अब यहीं से अमरकंटक से एक और नदी निकली जिसको हमने कहा नर्मदा नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी देखिए जस्ट अपोजिट ढलाव है इधर, आप जितना देखोगे सब नदी इधर ही निकल रही है। देखिए इधर आप देखोगे गोदावरी भी आ रही है, महानदी भी आ रही है, कृष्णा भी आ रही है, तुंगभद्रा, जितनी नदी है, कावेरी, ये सब नदी इधर ही बह रही है, क्योंकि ढलाव है इधर। अब इधर नदियों का प्रभाव बहुत अधिक होने के कारण आपको यहाँ पर जो इस तरह से पूरा कंटिन्यू दिख रहा है ना, इस प्रकार से कंटिन्यू नहीं है, कट छट सा गया है पूरा, क्योंकि पानी की जो प्रवाह है इतना तेज है, इसको कट करते चला गया है। कई जगह यहाँ पे झीलों का निर्माण है, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है वो। ठीक है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, क्योंकि इधर उतना नदियों का प्रवाह नहीं है, इधर थोड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है। ठीक है, जब हम पर्वत पढ़ेंगे माउंटेन तो वहाँ पे देखेंगे। ये इतना समझ में आ गया कि इधर का जो हाइट है थोड़ा सा अधिक है और इधर का डाउन है, तो इसलिए नदियों का प्रवाह इधर होगा। लेकिन 2 नदी अपोजिट बहेगी, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। ये पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है गिरती है किस खाड़ी में, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में। तो आप कहोगे अरब सागर में। गलती मत करना, क्योंकि लोगों को लगता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी क्योंकि ढलाव इधर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी, ये भी कहाँ, तो अरब सागर में गिरेगी, और ये ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरेगी। अभी एक पॉइंट ये याद रखना है, अभी देखिए मैं सिटी का नाम भी याद करवाऊंगा, कौन सा सिटी किसके किनारे बसा हो, लेकिन अभी आपको ये समझा दूं कि कहाँ पर कैसे नदी निकल रही है। अब आपको एक याद रखना है तवा नदी। ठीक है, ये भी कई बार अच्छा एग्जाम में आपको पूछा हुआ है कि तवा नदी जो है सहायक नदी है किसकी, तो नर्मदा की। ठीक है, ये जाके नर्मदा से मिलती है। और दूसरी नदी देखिए ताप्ती नदी, ये भी इधर बह रही है। क्लियर, इतना आपका इधर हो गया। अब देखिए 4 नदी ऐसा है जो आपके पश्चिम साइड में बही है। 4 नदी कौन कौन सा, देखिए एक हो गया आपका नर्मदा नदी, एक हो गया ताप्ती नदी, एक आपको मैंने दिखाया इधर से साबरमती, और इधर हो गया माही रिवर। तो पूछेगा अगर दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियाँ पश्चिमी घाट की ओर, या फिर बोल सकते हो अरब सागर में गिरती है, या फिर
खंबात की खाड़ी में कौन कौन, साबरमती और माही, और अरब सागर में कौन, तो नर्मदा और ताप्ती। ये क्लियर हो गया, पूरा इधर का सेक्शन क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलिए इधर का सेक्शन पे। अच्छा, माही जो है 2 बार कट करती है कर्क रेखा को, ये भी क्लियर हो गया। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये भी क्लियर है। अहमदाबाद स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए दूसरी नदी हम देख रहे हैं महानदी, ठीक है। ये जो महानदी आप देख रहे हैं, देखिए महानदी की सहायक नदी बोल, देखिए महानदी भी किस ओर गिर रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में या फिर पूर्वी घाट में। ये बिल्कुल इस तरह से कंटिन्यू नहीं है, जिस तरह से आपको दिख रहा है ना मैप में, इस तरह से कंटिन्यू नहीं है। ये पानी का धारा इधर आने के कारण, लगातार फ्लो होने के कारण, तेज पूरे रफ्तार से, तो ये कट छट सा गई है यहाँ पर, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अब देखिए गोदावरी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए सब नदी देखते चलिए। गोदावरी नदी इधर से आ गई आपको, ठीक है। ये आपका रेड कलर से जो दिख रहा है ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। कहाँ से निकला नहीं निकला उस पर भी हम अभी आएंगे, अभी परेशान मत होइए। सब देखिए नदी और उसकी सहायक। ये गोदावरी नदी आपको कहाँ गया, बंगाल की खाड़ी में, लेकिन इसकी सहायक नदी आपको याद रखना है, एक तो इंद्रावती, एक है वेनगंगा, और इधर से आपको आया मंजीरा नदी। देखिए ये मंजीरा नदी, वेनगंगा और इंद्रावती। पूछा जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है, 4 ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखना इंद्रावती, वेनगंगा और एक आपका मंजीरा नदी, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तीसरी नदी आपकी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो कहाँ गिर रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन इसकी जो सहायक नदी है एक भीमा नदी और एक है तुंगभद्रा नदी, ठीक है। अभी हम आएंगे, इसके काफ़ी फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी गोदावरी को कहा जाता है बूढ़ी गंगा या फिर कहा जाता है साउथ की गंगा। तो ये सब फैक्ट रुकिए हम बताएंगे अभी एक एक करके। ये हो गया आपका महानदी हो गया, ठीक है। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया। गोदावरी का 3 कौन कौन सी सहायक नदी है, मंजीरा नदी, वेनगंगा नदी और इंद्रावती। कृष्णा की तुंगभद्रा और भीमा नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ है। अब ये आपकी है कावेरी, बस इतना ही याद रखिए। हेमवती आपसे नहीं पूछेगा, इसकी सहायक नदी है। और अमरावती भी, हेमवती और अमरावती ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। ये आपसे पूछ ले तो भाई आप बता दीजिएगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, देखिए ये जो नदी आपको दिख रही है एकदम छुट्टी सा, ठीक है। देखिए इसको मत देखिए, पहले इसको देखिए, पेरियार नदी को देखिए, यहीं से जस्ट तमिलनाडु से होकर निकलेगी पेरियार नदी, और ये आपको याद रखना ये इधर गिरेगी आपको अरब सागर में, ठीक है। कहाँ गिरी, तो अरब सागर में। तो पेरियार नदी आपको कहाँ, अच्छा हम आते हैं स्टेट में भी आएंगे। अब ये हो गया पेरियार नदी, आप देख लिए। अब ये आपका जो नदी है ये है आपका वेगई नदी, ठीक है। अब वेगई नदी आपसे बोला जाएगा कि दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण में बहने वाली वो नदी कौन सी, तो आप बोलोगे क्या, वेगई नदी, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा, आपने देख लिया पूरा का पूरा नदी साउथ इंडिया रिवर की, ठीक है। दक्षिण भारत की जितनी, या बोल सकते हो प्रायद्वीप पठार की जितनी नदियाँ, आपने उसको देख लिया। अब चलिए हम पॉइंट पर डिस्कशन करते जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देख लिया लूनी नदी के बारे में कि ये क्या है, से या तो अंतःस्थलीय नदी है जो भूमि के अंदर ही लुप्त हो जाती है। माही नदी हमने देख लिया कि 2 बार ये कर्क रेखा को कट करती है। साबरमती नदी किनारे हमने देख लिया कौन सा शहर बसा है, अहमदाबाद शहर बसा हुआ, ठीक है। अब हमने फिर देखा कि अमरकंटक जो नदी है, जो अमरकंटक की जो पर्वत है यहाँ से निकलने वाली एक नर्मदा नदी है, ठीक है। और ये पश्चिम की ओर कहाँ प्रवाहित, किस साइड, देखिए ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण, ये हो गया पूर्व पश्चिम। तो ये किस साइड प्रवाहित हो रही है, तो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली ये जो है नर्मदा नदी। अब देखिए पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली कौन, कितनी नदी हमने बताई, 4, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती, साबरमती और माही। लेकिन इन चारों में से पूछा जाएगा कि सबसे लंबी सहायक नदी, या फिर बोला जाएगा कि दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जो सबसे लंबी नदी होगी, ठीक है, जो पश्चिम में, या फिर बोल सकते हो जो अरब सागर में गिरेगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नर्मदा नदी, ठीक है भाई। फिर से सुनो, या पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली, आप पूछा जाएगा कि वह कौन सी नदी है, भारत की वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जो अरब सागर में गिरेगी। आपका क्या है, अरब सागर, तो ये अरब सागर में गिर रही है, तो नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो हो गई क्या है, दक्षिण भारत में बहने वाली वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है और वह सबसे लंबी है, तो क्या बोलोगे, नर्मदा है। 4 कौन कौन से हो गया, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, इतना क्लियर हो गया। कहाँ से निकलता मैंने बता दिया, अमरकंटक में के चोटी से निकलती है, मैकाल पर्वत से, ठीक है। और बाकी इतना है, ये सब कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब चलिए, अब इसकी एक सहायक नदी हमने बताई है, क्या है आपकी, तवा नदी, जो है इसकी सहायक नदी है। आपसे पूछेगा एग्जाम में नर्मदा की सहायक नदी का नाम बताओ, तो तवा नदी, क्लियर। अब देखिए नर्मदा और ताप्ती दोनों, ये जो दोनों नदियाँ हैं, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बता रहा हूँ। ये दोनों नदियाँ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की कौन सी नदियाँ हैं, ठीक है, 4 नदियों का नाम दे देगा। बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण
करती है, तो आपका एक रहेगा या तो नर्मदा या तो रहेगा ताप्ती, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में रहेगा नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो आप बोलोगे नर्मदा, क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सभी जो है एस्च्यूरी का निर्माण करेगी, ठीक है। ये इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बचा हुआ आपको देखिए, जो नर्मदा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे मेनली अगर पूछ लिया जाए कि इसका प्रभाव किस राज्य में सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश, बस इतना आप याद रखिएगा। और ये किधर निकल रही है, पश्चिम की दिशा में सबसे लंबी नदी हो जाएगी जो अरब सागर में गिरेगी, और ये क्या करेगी, एक चीज़ मैं शायद गलती बता दी, हाँ, ये क्या करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए ताप्ती नदी के बारे में। ये रहा आपका ताप्ती नदी, ये रहा आपका ताप्ती नदी, ठीक है, ये रहा आपका क्या, ताप्ती नदी, ठीक है, ये क्या रहा आपका, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। अच्छा, एक चीज़ मैंने उल्टा बता दिया, ठीक है, वही मैं सोचूं यार, देखो ये मैंने जो बोला ना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, मैंने गलत बोला, ठीक है। मात्र यही दो नदियाँ है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये मुझे बोलना चाहिए था, उल्टा मैंने बोल दिया, ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी बोला जाएगा, इनमें से कौन सी नदियाँ जो एस्च्यूरी का निर्माण करती है, तो ऑप्शन में रहेगा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, नर्मदा ताप्ती तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्च्यूरी का निर्माण कौन करेगी, तो महानदी करेगी, ठीक है। अब आइए ताप्ती नदी में, ताप्ती नदी जो है आपकी, ठीक है, थोड़ा सा हो गया माइंड भी। ताप्ती नदी जो यहाँ से निकल रही है, ये क्या है, ये जो स्थान क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर जिला का नाम बोलेगा तो बैतूल जिला से निकलती है, ठीक है। और ये किधर बह रही है, तो पश्चिम दिशा में बहती हुई कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में। और ये क्या चीज़ निर्माण करेगी, डेल्टा या एस्च्यूरी, तो आप कहोगे एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है। और ये जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर एक सतपुरा श्रेणी है, ठीक है, यहीं से निकलती है। और याद रखिएगा सूरत जो स्थित है इसी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। अब गोदावरी की मैंने अब आपकी बात करनी है, ये रहा आपकी गोदावरी नदी। अब आपके एग्जाम में पूछेगा गोदावरी की बाईं सहायक नदी और दाईं सहायक नदी, तो देखिए इधर से आप जा रहे हो, आपका मुंह इधर है, तो ये आपका दायां सहायक सहायक नदी होगा, और इधर से आपका बायां सहायक नदी होगा। तो दाईं सहायक नदी एक है मंजीरा नदी, और बाईं सहायक नदी वैनगंगा और इंद्रावती, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, गोदावरी की बाईं सहायक नदी इंद्रावती और वैनगंगा, और दाईं सहायक नदी मंजीरा नदी हो गई, ठीक। अब आइए तुंगभद्रा के पास, सॉरी कृष्णा नदी के पास। कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है, दाईं सहायक नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे तुंगभद्रा, ठीक है। और सबसे लंबी सहायक नदी है, कृष्णा की पूछा जाएगा सबसे लंबी सहायक नदी कौन, तो तुंगभद्रा बोलेंगे, ठीक है। और इसकी एक और सहायक नदी है कृष्णा की, जो मैंने इसमें नहीं दिखाया है, बाईं तरफ से आकर के मिलती है, जिसको हम बोलते हैं भीमा बोलते हैं। ये रहा, देखिए भीमा लिखा है मैंने, देखिए भीमा, भीमा सहायक नदी इस तरह से मिल रही है, देखिए मैप में देखिए अच्छे से। ये रेड कलर से जो निकल रहा है, ये कृष्णा नदी हो गया, इधर से तुंगभद्रा सहायक है, और इधर से एक भीमा है। और सबसे लंबी सहायक नदी कृष्णा की कौन है, तो तुंगभद्रा है, ठीक है। ये सब किधर गिर रही है, तो बंगाल की खाड़ी में। और क्या निर्माण करेगी, ये सभी डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गोवा है, छोटू सा जो है ये गोवा है, और यहाँ पे पूछेगा गोवा के सबसे मुख्य नदी का नाम आपसे पूछेगा, तो उसको बोलते हैं जुआरी नदी, ठीक है। तो गोवा में याद रखिएगा, जाओगे तो जुआ खेलोगे, इस तरह से भी याद रखते हो। और इस जुआरी नदी की एक सहायक नदी है, मतलब ये जुआरी नदी बनी तो इसकी एक सहायक नदी, देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया भी है, ध्यान से देखिए, देखिए ये हो गया जुआरी नदी, ठीक है, ये हो गया आपका जुआरी नदी, और इसकी ये एक सहायक नदी, इस सहायक नदी का नाम भी याद रखिएगा, मांडवी नदी। तो पूछेगा कि गोवा में प्रभावित होने वाली नदी, तो मांडवी नदी मिल जाए टिक मार दीजिएगा, जुआरी नदी मिले तो दोनों टिक मार दीजिएगा, देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में मिलता है आपको। ये हो गया। अब हो गया गोवा के बारे में। झारखंड के बारे में क्या देखना, झारखंड में देखिए मैं बताऊं तो खैर झारखंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, वहीं से आपको एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, ठीक है, जो डायरेक्टली स्वतंत्र रूप से, एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से, वो कहीं भी किसी नदी से नहीं मिलेगा, जो डायरेक्ट वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो जमशेदपुर इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। और स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी है जिसका नाम याद रखिएगा, खरकई नदी, ठीक है। अब वो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के, ठीक है, या फिर ये पूरा दक्षिण भारत का, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे, गोदावरी कहेंगे। देखिए दो चीज़ मैंने बताया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो पश्चिमी घाट की ओर या फिर अरब सागर की ओर गिरती है वो कौन थी, तो आपकी नर्मदा, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और ना ही ताप्ती निर्माण करती है। लेकिन पूरे दक्षिण भारत की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, और या फिर बोला जाए प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो गोदावरी कहेंगे, ठीक है, जिसको हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ठीक है। और मेनली इसके पवित्रता के कारण ही कुंभ का मेला लगता है, मैंने बताया था, नासिक इसी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
बाकी अभी देखिए एक चीज़ और ये याद रखिएगा, कावेरी नदी के बारे में कुछ डिस्प्यूट के बारे में पूछ लिया जाता है, किन राज्यों के बीच में डिस्प्यूट चलता है। देखिए कावेरी नदी जो है मेनली आपको तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों से होकर गुजरती है। अब भाई देखिए कर्नाटक नदियाँ तो कोई आदमी है नहीं कि भाई मैं इतने दूर से नहीं, वो दोनों राज्यों से होकर के बहती है, इसलिए दोनों राज्यों में अपने बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट लेकर के चलते रहता है पानी को लेकर के, ठीक है। मतलब कि उस जल का उपयोगिता के कारण, ठीक है, कि हम आप इस जल का उपयोग करेंगे, वो राज्य कहता है कि हम करेंगे, तो पूछा जाएगा तमिलनाडु जो कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट विवाद है किन दो राज्यों के बीच में, तो तमिलनाडु और कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद साबरमती तो हमने बता ही दिया आपका, जो है यहाँ पे मैंने बताया था साबरमती नदी, ये हो गया। अच्छा, गोदावरी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ और इम्पोर्टेंट, इसकी लंबाई तो 1465 किलोमीटर है, ठीक है, जो नासिक के त्र्यंबक पठार से निकलती है। बिल्कुल यहाँ पे नासिक स्थित है महाराष्ट्र में, त्र्यंबक पठार से निकलेगी और ये पश्चिमी घाट से लेकर के इधर से निकलती है पश्चिमी घाट से, ठीक है, और ये पूर्वी घाट में क्या होती है, प्रवाह होती है, ठीक है। मेनली इसका फ्लो एरिया देखिएगा तो क्या है, महाराष्ट्र हो गया, ये आपका तेलंगाना वाला क्षेत्र हो जाएगा, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, और फिर बंगाल की खाड़ी, यहीं पर पुडुचेरी भी में भी थोड़ा सा आप बोल सकते हो। गोदावरी कृष्णा और नदी जो है, देखिए ये जो गोदावरी नदी है और ये कृष्णा नदी जब मिलती है तो एक झील का निर्माण करती है, ठीक है, सॉरी झील का निर्माण बोल रहे हैं, जब ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, डेल्टा एस्चुरी से दो नदियों का नाम, डेल्टा का नाम बोल लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, गोदावरी और कृष्णा, और एस्चुरी का बात किया जाएगा तो नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब देखिए कृष्णा और गोदावरी का ये जो डेल्टा बना ना, अभी सुनिएगा, यही एक झील का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं कोलेरू झील, ठीक है। डेल्टा का बोलेगा वह कौन सा झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के निर्माण से निर्मित हुई है, तो वह झील है आपका कोलेरू झील। कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश में, एपी में, ठीक है। उसके बाद इंदिरा इंदिरा बोल रहे हैं, चलिए हो गया। इधर सिप्रा नदी, देखिए हाँ सिप्रा नदी तो मैंने उसमें बता ही दिया सब कुछ, उज्जैन नदी के जो है शहर स्थित है सिप्रा नदी। बाकी इधर आपका क्लियर हो गया ये सारा पॉइंट इधर, ठीक है। अच्छा, जब्बलपुर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। जब्बलपुर जो स्थित है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बाकी कृष्णा नदी हो गया। अच्छा, कृष्णा नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती है, देखिए ये जो कृष्णा नदी है आपको, देखिए कहाँ गया कृष्णा नदी, ये जो है ये आपका महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। बस इतना पॉइंट आप याद रखिएगा, पूरा का पूरा नदी क्लियर आपका हो जाएगा, इससे बाहर फिर आपके सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 नदी के बारे और बताना भूल गया, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेगई नदी और पेरियार नदी, ठीक है। देखिए पेरियार नदी जो है आपका केरल में प्रभावित होती है, ठीक है। कहाँ प्रभावित हो, तो केरल में प्रभावित नदी है, जो कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने में वाले अब कितनी नदी हो गया, तो 5 हो गया अगर आप देखिएगा तो, एक हो गया साबरमती, एक हो गया माही हो गया, एक नर्मदा हो गया, एक ताप्ती हो गया, और एक आपका पेरियार नदी हो गया, ठीक है। मेनली किस राज्य में प्रभावित है, तो आप बोलोगे केरल में, ठीक है, पेरियार नदी। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए वेगई नदी के बारे में, देखिए ये रहा आपका वेगई नदी, छोटू सा है आपका वेगई नदी, देखिए ये हो गया वेगई नदी। तो वेगई नदी के बारे क्या है, ये कौन सा राज्य में, तो आप बोलोगे तमिलनाडु की एक नदी है, ठीक है। और वेगई नदी है, जो यही नदी जो क्या है भारत के सबसे दक्षिणतम में प्रभावित होने वाली नदी है, ठीक है। और मदुरई आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो वेगई नदी के किनारे स्थित है। तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ हम करवा दिए भाई, काफ़ी सारा स्टेट भी करवा दिए, ठीक है, बहुत कुछ करवा दिए हैं, बहुत कुछ करवा दिए हैं। चलिए बाकी 1 घंटा लग भी गया, मैंने पूरा स्टेट सिटी भी करवा दिया किस नदी किनारे स्थित है, और पूरा रिवर का हमने फैक्ट करवा दिया आपको, इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन जो वीडियो का लिंक दिया हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना है आपको। और मैं यहाँ अगर देना भूल गया हूँ लिंक, तो मैं टेलीग्राम में ज़रूर शेयर कर दूँगा, और नहीं भी करूँ तो मैं आप मुझे याद दिलवाइएगा, ठीक है, कमेंट करके याद करिएगा, कमेंट करके, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।